करते हैं नेपाल में आगामी चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत के इस एईसी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवेशक के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेपाल ने भारत के अनुभव का लाभ उठाने के लिए फैसला लिया है। नेपाल के निर्वाचन आयोग ने सीईसी राजीव कुमार को न्योता दिया है। नेपाल में 20 नवंबर को होने हैं प्रतिनिधि सभा, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव, संसदीय संघीय संसद की 275 और 7 प्रांतीय विधानसभा की 550 सीटों के लिए चुनाव होना है। काठमांडू और आसपास के इलाकों में मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे सीईसी। और जितना परिपक्व हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, उसमें चुनाव प्रणाली एक महत्वपूर्ण या कहें कि सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। और इसीलिए नेपाल के अंदर जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का अनुभव साथ लिया जाए और इसलिए सीईसी को आमंत्रित किया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि एएफटी में नियुक्तियां। न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों की 4 साल के लिए नियुक्ति हुई। जस्टिस रविंद्रनाथ कक्कड़, जस्टिस आनंद कुमार मुखर्जी, जस्टिस अनु मल्होत्रा, जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला के अलावा जस्टिस सुधीर मित्तल, जस्टिस सुरिंदर गुप्ता, जस्टिस गोवर्धन बारधार, जस्टिस शेखर धवन, जस्टिस मधुमती मित्रा और जस्टिस अनिल कुमार की न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई। इसी तरह अगर बात करें तो न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों की 4 साल के लिए नियुक्ति हुई है। प्रशासनिक सदस्यों के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, रिटायर्ड आईडीएस संजीव मित्तल, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार आनंद, लेफ्टिनेंट जनरल शशांक शेखर मिश्रा, मेजर जनरल संजय सिंह, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, एयर मार्शल बालकृष्णन सुरेश, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, रियर एडमिरल धीरेन विक, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र पाल सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल रामास्वामी की नियुक्ति हुई। और बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट की, जहां उपचुनाव की धमक लगातार सुनाई दे रही है। डिंपल के लिए अखिलेश ने प्रचार को शुरू कर दिया है। करहल में बोले, ये समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का चुनाव है। कई बार यहां कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव है जब नेताजी हमारे बीच नहीं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी है। ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। अखिलेश ने मैनपुरी उपचुनाव में सपा की जीत का दावा किया है। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनकी हत्या की गई और उनके जो हत्यारे थे उनको हाल ही में छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को रिहाई का आदेश दिया था। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार का पक्ष सुने बगैर रिहाई का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया और उस दौरान केंद्र सरकार ने कहा क्योंकि ये मामला पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा है, इसलिए केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। तो और अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो उस फैसले के अंदर भी केंद्र सरकार को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए केंद्र सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए। यह केंद्र सरकार का अनुरोध है। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान है। पहले चरण की 89 सीटों के लिए तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी। बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री गुजरात के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कल से 3 दिन गुजरात में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। 20 नवंबर को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे मोदी। इसके बाद सौराष्ट्र में 4 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 नवंबर को सुरेंद्रनगर, भरूच और नवसारी में रैलियां करेंगे। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के, जहां नए राज्यपाल बने हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। राज्यपाल बनने के बाद सीवी आनंद बोस का बयान,
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच सेतु के रूप में काम करूंगा। गवर्नर का काम केंद्र और राज्य के बीच इंद्रधनुषी सेतु की तरह होता है। दोनों के बीच सहयोग का वातावरण बनाने का प्रयास करूंगा। सरकार राजभवन के बीच विवादित मसलों का सही समाधान निकालेंगी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद आराम का पद नहीं होता। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे बोस। केरल कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं आनंद बोस। वहीं गुजरात चुनाव में सत्ता की चाबी पाटीदार समाज के पास है। 2017 में पाटीदारों के बीच बीजेपी का जनाधार खिसका है। आम आदमी पार्टी का पाटीदारों के साथ जुड़ने का प्रयास है। आम आदमी पार्टी के कारण कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। गुजरात के 106 विधानसभा क्षेत्रों में पाटीदारों का असर है। इनमें 48 सीटों पर पाटीदारों की मर्जी से विधायक चुने जाते हैं। गुजरात में अब तक रहे 17 मुख्यमंत्रियों में 5 पाटीदार मुख्यमंत्री रहे। इनमें मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी शामिल। वहीं गुजरात में योगेश पटेल के लिए बीजेपी के नियमों में ढील है। वडोदरा की मांजलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे योगेश पटेल। इस सीट से 7 बार विधायक रहे, 8वीं बार नामांकन भरा है। 77 साल की उम्र होने के बावजूद बीजेपी ने उनको टिकट दिया, जबकि बीजेपी में 75 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करते, वो चुनाव नहीं लड़ते, वो किसी पद पर नहीं होते, बाकी वो पार्टी में काम करते रहते। लेकिन यहां ढील दी गई क्योंकि वो 7 बार से विधायक और इस बार बीजेपी को गुजरात में एक सीट जीतना बेहद जरूरी और इसलिए कोई रिस्क नहीं लिया गया। 8वीं बार भी उन्हीं को मैदान में उतारा गया, योगेश पटेल को, जबकि उनकी उम्र 77 साल है। पूर्व मंत्री योगेश पटेल ने शुरू कर दी थी चुनाव की तैयारियां। आपसी खींचतान से बचने के लिए बीजेपी ने टिकट दी। तो गुजरात चुनाव के रण में कई रंग देखने को मिलेंगे। गांधीनगर की 7 विधानसभा सीटों पर अमित शाह का फोकस है। 2019 में पहली बार गांधीनगर से लोकसभा चुनाव जीते शाह। गुजरात के गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में है 7 विधानसभा सीटें। अगर इन 7 विधानसभा सीटों का विश्लेषण किया जाए तो इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी है, 2 सीटों पर कांग्रेस के विधायक। गांधीनगर की विधानसभा सीटों से जुड़ी है शाह की प्रतिष्ठा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। देवनाथन होंगी मेटा इंडिया की नई हेड। मेटा ने संध्या को भारतीय कारोबार का नया हेड और वाइस प्रेसिडेंट बनाया। 1 जनवरी 2023 को अपना पद संभालेंगी संध्या देवनाथन। 2016 में फेसबुक से जुड़ी थी संध्या देवनाथन। फिलहाल मेटा की एशिया पैसिफिक वाइस प्रेसिडेंट है संध्या। सिंगापुर में संभालती है मेटा का ग्लोबल गेमिंग बिजनेस। 1998 में आंध्र यूनिवर्सिटी से पूरी की थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया है संध्या देवनाथन। जगदीप धनखड़ के जाने के बाद कोलकाता का राजभवन सूना सूना। बीजेपी नेताओं की मांगों को ध्यान से सुनते थे जगदीप धनखड़। उन मांगों का मीडिया के सामने भी करते थे जिक्र। जगदीप धनखड़ को अभिभावक मानते थे बंगाल के बीजेपी नेता। धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद सूना हो गया राजभवन। कार्यवाहक राज्यपाल गणेशन का स्वभाव धनखड़ से अलग है। अब केरल के डॉक्टर CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अलग तरह के राज्यपाल होंगे रिटायर्ड IAS CV आनंद बोस। हीरा कारोबार में वैश्विक मंदी की आहट। अक्टूबर में रत्न एवं आभूषण निर्यात में 14.64% की गिरावट दर्ज की गई है। बड़े आकार के हीरे की मांग घटी है। कृत्रिम हीरे की मांग बढ़ गई है। अमेरिका चीन से मांग कम होने से हीरा कारोबारी परेशान है। अगले महीनों में भी निर्यात कमजोर रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। MP में आधे अधूरे मन से उमा भारती का शराबबंदी अभियान। मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री रोकना चाहती है उमा भारती, लेकिन बीजेपी सरकार के खिलाफ सीधा हमला नहीं कर पा रही। सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे ईश्वर और जनता का समर्थन
लेकिन पार्टी शराब विरोधी अभियान को लेकर उदासीन है। उमा भारती ने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी और 8 दिसंबर के बाद इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगी। उमा भारती ये भी कहा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीजेपी नेता उमा भारती। यूपी के मैनपुरी में देवरानी जेठानी के बीच मुकाबला नहीं। मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट, बीजेपी से अपर्णा यादव को टिकट मिलने की चर्चा थी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव। अटकलें शुरू होते ही सपा ने डिंपल यादव को टिकट दे दिया। मुलायम सिंह की बड़ी बहू हैं अखिलेश की पत्नी डिंपल। अब डिंपल के सामने चुनाव नहीं लड़ रही अपर्णा। लोगों को दरअसल थी देवरानी और जेठानी में चुनावी घमासान की उम्मीद, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।